वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो ना। चलो अच्छी बात है। तो कल हमने डॉबराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड के अष्टक नियम और इसके साथ साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो डॉबराइनर ने क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था। उन्होंने बताए थे कि तीन तीन के समूह में उन्होंने कुछ तत्वों को बांट दिया था। इसी प्रकार से जो न्यूलैंड थे उन्होंने 8 तत्वों को एक ग्रुप में बनाया था। उन्होंने बताया था कि पहले तत्व का और 8वें तत्व के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। तो मेंडलीव ने बताया था कि उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था और एक आवर्त नियम दिया था जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि तत्वों के गुणधर्म होते हैं, यानी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बताया था, समस्थानकों की स्थिति के बारे में नहीं बताया था, और इसके साथ साथ समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा था और अलग अलग गुणधर्म वाले कुछ तत्वों को उन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने खुद के नियम को तोड़ने की कोशिश की थी, मैंने आपको यह बताया था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो संशोधन किए थे वो हेनरी मोजले ने किए थे। तो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था और आधुनिक जो आवर्त नियम है उसको भी हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने सन 1913 में अपना आवर्त नियम दिया था और अपनी आवर्त सारणी को विकसित किया था। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप मेरे साथ रिवाइज करोगे और इसके साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलो जाओगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैं आपको लिख के बता देता हूं। हमने परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया है। चैप्टर का नाम है परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये अपना टॉपिक चल रहा है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं इनके गुण, एवं क्या गुण। तो ये टॉपिक अपना चल रहा है। परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आप इस क्लास को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जोड़ सकें। आजकल बहुत कम बच्चे हैं वो लाइव क्लास में आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तत्वों को देखेंगे 1 से 30 तक के तत्व जो हम रोजाना करते हैं, आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरॉन का, 6 परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का, 7 परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का होता है और 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 परमाणु क्रमांक सल्फर का होता है और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। ठीक है, 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 होता है पोटेशियम का, 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम, 22वें नंबर पर आता है टाइटेनियम, 23वें नंबर पर वेनेडियम, 24वें नंबर का क्रोमियम, 25वें नंबर पर मैग्नीज, 26वें नंबर पर आयरन, 27वें नंबर पर कोबाल्ट, 28 परमाणु क्रमांक होता है निकेल का, 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। है ही लाई बेबकनॉफ, नियोन कोलकिया, नामा गल्सिप्सकल,
आर्गन को अलग किया, उसके बाद ककस्टेव, यहाँ से किरमन, उसके बाद फेकोनी, उसके बाद कजन। ठीक है, इस तरह से आपको ये डायरेक्टली याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम होता है वो 13 परमाणु क्रमांक रखता है और 16 परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का। इस तरह से आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। इससे पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ ली थी। तो आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था सन 1913 में। कब दिया गया था, सन 1913 में। तो इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, और इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी कि इसी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अपना आवर्त नियम दिया, आवर्त नियम दिया। और यही आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है, आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त नियम है क्या, आधुनिक आवर्त नियम होता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि यहां पर क्या होगा, हर तत्व का परमाणु क्रमांक आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस आवर्त सारणी को तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया था, जबकि मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु भार को सुनिश्चित किया था, यानी कि परमाणु भार को यूज किया था। ठीक है, यानी कि एटॉमिक वेट को उसने यूज किया था और अपनी आवर्त सारणी दी थी। और इसके साथ साथ ही उसने कुछ तत्वों को साथ में रखने के लिए अपने ही खुद के नियम को तोड़ दिया था। ठीक है, जबकि हेनरी मोजले ने सन 1913 में अपना आधुनिक नियम दिया था, जिसमें बताया था कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं वो उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो गया हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी थी जो मोजले के द्वारा दी गई थी, वो मेंडलीव से काफी विस्तृत थी, काफी बड़ी थी। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी को कहा जाता है दीर्घ आवर्त सारणी। क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त सारणी या फिर लंबी आवर्त सारणी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मेंडलीव के द्वारा दी गई आवर्त सारणी से काफी विस्तृत थी, काफी बड़ी थी। ठीक है, अब हम इस आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं कि आखिर जो हेनरी मोजले के द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई थी उसमें तत्वों को किस हिसाब से व्यवस्थित किया था, किस क्रम में व्यवस्थित किया था और कितने वर्ग और कितने आवर्तों में इसका निर्माण किया था। ठीक है, मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी क्या है, जैसे आपने 30 तक के जो ये एलिमेंट है मैंने आपको याद करवा दिए हैं। ठीक है, आपने याद भी कर लिए होंगे, आपको आराम से ये आते भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद अब आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आपको 30 से आगे भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी। किसकी आवर्त सारणी है, ये मोजले के द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी है। मोजले ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें उसने 18 वर्ग बनाए थे, 18 वर्ग, यानी कि जो खड़े स्तंभ होते हैं। ठीक है, इन खड़े स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, इंग्लिश में इनको कहा जाता है ग्रुप्स। क्या कहा जाता है, इनको ग्रुप्स कहा जाता है। तो इसने 18 वर्गों में अपनी आवर्त सारणी को डिवाइड किया था। इसके साथ साथ 7 आवर्त बनाए थे। आवर्त होते हैं क्षैतिज लाइनें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको आवर्त कहा जाता है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो उसने 18 वर्ग और 7 आवर्त में अपनी आवर्त सारणी को डिवाइड किया था। तो जो पहला वर्ग था और दूसरा वर्ग था, 1 और 2 वर्ग होते हैं
वो कहलाए एस वर्ग, इसको हम कहेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, अब इनका नाम एस ब्लॉक क्यों रखा गया? क्योंकि तत्वों के जो बाह्यतम कोष थे, तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया था। पहला था एस ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आएंगे। दूसरा था पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक बना था डी ब्लॉक, और चौथा ब्लॉक बना था एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक में आने वाले जो तत्व थे वो धातु थे, यानी कि क्षारीय धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, पी ब्लॉक में आने वाले जो तत्व थे वो मुख्य तत्व कहलाए, ठीक है, या फिर परमाणु तत्व कहलाए। और डी ब्लॉक में आने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाए, संक्रमण तत्व इनको कहा जाता है। और एफ ब्लॉक में आने वाले तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। ये बात कर ली हमने ब्लॉक की, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे। तो आपको मैं ये बता देता हूं, जब हम बात वर्गों की कर रहे हैं, अभी तो हम आवर्त पे आए नहीं है। तो जो एस ब्लॉक होता है, इसमें 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, वो एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, और जो पी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13वें वर्ग से और 18वें वर्ग तक। ठीक है, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहां से लगा लीजिए आप 3 से और 12 वर्ग तक, ये डी ब्लॉक आता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक होता है, जो एफ ब्लॉक होता है आता तो वो डी ब्लॉक के अंदर ही है, लेकिन इनको जगह यहां पर नहीं दी गई थी इस आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी से नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में इस एफ ब्लॉक को रख दिया गया। ठीक है, रख दिया गया इस एफ ब्लॉक को। जो आधुनिक आवर्त सारणी बनती है इस तरह से, ये आवर्त सारणी होती है। इस आवर्त सारणी में यहां पर हो गया एस ब्लॉक, ये हो जाता है पी ब्लॉक, ये बीच का हो गया डी। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक के इस तत्वों को इस नीचे 2 क्षैतिज लाइनों में, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनों में रख दिया गया, यहां पर आता है एफ ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार अब पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मैं एक बार ये रफ कर देता हूं और इसके बाद आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, लेकिन एक बार मैंने आपको वर्ग तो बता दिए, थोड़ा आवर्तों के बारे में और बता देता हूं। मोजले ने 7 आवर्तों में अपनी आवर्त सारणी को विभाजित किया था, यानी कि आवर्त होते हैं वो कोषों की संख्या को बताते हैं। किसकी संख्या को? कोषों की संख्या को बताते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे चलने पर क्या होते हैं, आवर्त का मान बढ़ता हो जाएगा, 1 2 इस तरह से 7 तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से कोषों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। कोषों की संख्या, कोष क्या बताए थे, कक्षा, यानी कि ऑर्बिटों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो एक आवर्त था, यानी कि पहले आवर्त में ओनली 2 तत्व आए। कितने तत्व आए? 2 तत्व आए। दूसरे आवर्त में 8 तत्व आए, और उसी प्रकार से तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व आए। चौथे आवर्त में यहां पर 18 तत्व आते हैं, और 5वें आवर्त में भी 18 तत्व आते हैं, और उसी प्रकार से 6वां और 7वें आवर्त में 32 तत्व आते हैं। ठीक है, जब पहले आवर्त में 2 तत्व आते हैं तो इसको कहा जाता है अति लघु आवर्त, यानी कि बहुत छोटा आवर्त है। ठीक है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व आते हैं तो इनको कहा जाता है लघु आवर्त। ठीक है, और यहां पर चौथे और 5वें आवर्त में तत्व आते हैं 18 तो इनको कहा जाता है दीर्घ आवर्त। ठीक है, और 6वें और 7वें आवर्त में 32 तत्व आते हैं तो इसको कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। तो इस प्रकार से आवर्तों को भी विभाजित किया गया था और वर्गों को भी विभाजित कर दिया था, किसने? मोजले के द्वारा। तो एक बार मैं ये मिटा देता हूं और एक आवर्त सारणी आपको बताता हूं, और उस आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया गया है इसके बारे में हम थोड़े से देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं रफ करता हूं। तो अब हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी में आपको बताता हूं। आवर्त सारणी में आपको अभी डिस्प्ले करवाता हूं, स्विच करवाता हूं, आवर्त सारणी आपको दिखेगी। ठीक है, और आवर्त सारणी में कौन कौन से ब्लॉक कहां पर उपस्थित हैं
उनके बारे में आपको बताऊंगा। कहाँ पर धातु होते हैं, कहाँ पर उपधातु होते हैं, कहाँ पर अधातु होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एफ ब्लॉक के तत्व नीचे दे रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक वो आते हैं, ठीक है। उनको लेंथेनाइड कहा जाता है, एक्टिनाइड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर आप दिख रही होगी, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रही है, आवर्त सारणी आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रही होगी, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बनाए गए, ठीक है। और 4 ब्लॉक कौन कौन से बताए थे मैंने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया है आवर्त सारणी को। किसको, आवर्त सारणी को किसने किया है, मोजले के द्वारा किया गया है। और 18 वर्गों में विभाजित किया है और 7 आवर्तों में विभाजित किया है। आवर्त बताते हैं कोषों की संख्या को, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, एस ब्लॉक है, वो पहले और दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक आता है, ठीक है। और तीसरा वर्ग से लेकर और जो आपको 12वां वर्ग दिख रहा है, तो तीसरे से 12वें वर्ग में आता है डी ग्रुप, ठीक है, क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। और 12 के बाद 13 से और जो 18वां जो ब्लॉक दे रखा है आपको दिख रहा होगा, 13 से 18वें ब्लॉक के अंदर आता है पी ब्लॉक। और जो एफ ब्लॉक है, आपको जो नीचे की तरफ आपको ये 2 लाइन दिख रही है ना, ये 2 लाइन दिख रही है, ये होता है एफ ब्लॉक होता है। वैसे एफ ब्लॉक होता था, उसे डी ब्लॉक में ही शामिल किया जाता है। यानी कि जो आपको ये दिख रहा है ना 57वें नंबर पर क्या दिख रहा है, लेंथेनम दिख रहा है ना, 57वें नंबर पर आता है लेंथेनम। यानी कि लेंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57। तो 57 के बाद आता है सीरियम, क्या आता है, सीरियम आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है। तो 58 से लेकर और लुटेशियम तक 71 तक बीच में क्या दे रखा है, एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। इसी प्रकार से एक्टिनम दिख रहा है ना, एक्टिनम 89 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। तो एक्टिनम, ठीक है, एसी लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्टिनम के बाद 90वें नंबर पर आता है थोरियम। तो थोरियम से लेकर और यहाँ पर लॉरेंसियम तक एलआर, यानी कि 103 परमाणु क्रमांक तक ये भी क्या आता है, एफ ब्लॉक आता है। तो आप ये देखिए कि जब लेंथेनम के बाद जो आने वाले तत्व हैं, यानी कि जो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक जो तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं एफ ब्लॉक में, उनको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है। इसी प्रकार जो एक्टिनम है, एक्टिनम आता है 89वें नंबर पर, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। तो 89 के बाद 90 आता है थोरियम। तो थोरियम से लेकर और लॉरेंसियम तक, यानी कि 90 से और 103 तक आता है एफ ब्लॉक, ठीक है। इसकी दूसरी श्रेणी आती है एफ ब्लॉक की। तो ये आते हैं एक्टिनम के बाद, तो इसी कारण इनको कहा जाता है एक्टिनाइड कहा जाता है। तो ये बात हुई एफ ब्लॉक की। हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है। तो पहला वर्ग होता है वो क्षारीय धातुओं की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो दूसरा वर्ग होता है वो क्षारीय मृदा धातुओं की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से जो पी ब्लॉक होता है उन्हें मुख्य तत्व की संज्ञा दी जाती है, जो 13 से 18वें वर्ग के अंदर अंदर आते हैं। और डी ब्लॉक होते हैं वो संक्रमण श्रेणी के आते हैं, जो आते हैं 3 वर्ग से लेकर और 12वें वर्ग के बीच में आते हैं। और एफ ब्लॉक होते हैं वो अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, जो आपको नीचे आवर्त सारणी में दे रखी है। यानी कि इनको आवर्त सारणी में अंदर स्थान नहीं दिया गया है, इनको बाहर ही स्थान दिया गया है, यानी कि इनको आवर्त सारणी के नीचे लिखा जाता है। अब हमने बात की कि एस ब्लॉक में क्या आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं धातु आते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में आते हैं अधातु आते हैं। और जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में आपको एक सीढ़ी नुमा ये संरचना दिख रही है, मैं आपको बताता चलता हूं। यहां देखिए बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के बाद क्या आया, सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन के बाद नीचे देखिए आर्सेनिक दिख रहा है ना आपको, आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद नीचे है टी करके, इसको कहा जाता है टेलियम। क्या कहा जाता है, टेलियम। और टेलियम के नीचे आपको दिख रहा है एटी करके लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है एस्टेटीन। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलियम और इसके साथ एस्टेटीन, क्या लिखा है, एस्टेटीन लिखा हुआ है। तो आपको ये टेलियम नहीं है, ये क्या है, ये है टेलोरियम। क्या है, टेलोरियम। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम और एस्टेटीन, इनको कहा जाता है उपधातु। क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। और जो ये सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं, इनसे पहले होते हैं धातु और इनके बाद आते हैं अधातु, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पी ब्लॉक में बताया गया है। और देख लीजिए, तो अब आप नीचे आ जाइए एफ ब्लॉक की तरफ। आपको नीचे दिख रहे हैं ना, नीचे आपको 92 नंबर पर देखना है यूरेनियम, यू से लिखा हुआ है ना यूरेनियम।
तो यूरेनियम के बाद जितने भी तत्वों की खोज हुई या जिन तत्वों का निर्माण हुआ उन्हें कहा जाता है परायूरेनिक तत्व। क्या कहा जाता है? परायूरेनिक तत्व कहा जाता है। चलिए और हम बात करते हैं आवर्त सारणी में जो ये 18वां वर्ग दे रखा है ना, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये क्या है? आदर्श गैस। क्या कहलाती है? आदर्श गैस। इनको इंग्लिश में कहा जाता है नोबल गैस, आइडियल गैस, और इनको या तो हम 18वें वर्ग बोलते हैं या फिर 18वां वर्ग को ही कहा जाता है शून्य वर्ग। क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग, यानी कि जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो जो आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अक्रिय गैस हुई, चाहे नोबल गैस हुई, चाहे आइडियल गैस होती है, चाहे आदर्श गैस होती है, ठीक है, इनको 18वें में वर्ग में रखा गया है, या फिर इनको कह सकते हैं कि इनको शून्य वर्ग में रखा गया है। तो लास्ट वाला जो वर्ग दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, वो कौन सा है? 18वां। तो इस 18वें वर्ग में रखे गए हैं ये नोबल गैस। ओके, तो ये बात होती है अपनी आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिए। इसमें आपको क्या याद रखना है कि लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व होते हैं जो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं वो लैंथेनाइड कहलाते हैं, और एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व हैं जो एफ ब्लॉक में आते हैं वो एक्टिनॉइड कहलाते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। ओके, तो फिर ये हो जाती है अपनी पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। तो ये जो आवर्त सारणी दे रखी है ये मोजले द्वारा बनाई गई थी सन 1913 में, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपना आवर्त नियम दिया था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? मोजले की आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ ली है। मैंने आपको बता दिए थे 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ब्लॉक होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ। इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोजले की आवर्त सारणी। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में क्या होते हैं? वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं। यदि वर्गों में ऊपर से नीचे आते हैं और आवर्तों में हम बाएं से दाएं जाएंगे, यानी कि हम अप से डाउन आते हैं ग्रुप में, और जो पीरियड होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उन पर क्या फर्क पड़ता है, यानी कि तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में क्या फर्क पड़ता है यदि हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं और किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में क्या फर्क पड़ता है। अब भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से हो गए? जैसे आप लगा लीजिए किसी परमाणु का आकार है, ठीक है, यानी कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे एक वर्ग में तो परमाणु के आकार पर क्या फर्क पड़ेगा, आकार पर जो फर्क पड़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके साथ साथ आयनन भव के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। आयनन भव यानी कि आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन भव कहा जाता है जैसे। और इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत ऋणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, उन प्रॉपर्टी इन कुछ गुण दे रखे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आवर्त और वर्गों के आधार पर इन प्रॉपर्टी इन गुणों के मान में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने आवर्त सारणी क्लियर पढ़ ली है, जो तत्वों के गुण होते हैं जो आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और इसी तरह से किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर इन गुणों में क्या फर्क पड़ता है, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल की क्लास में मैं इन सब गुणों को आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद हो सकता है कि आपकी एक और क्लास होगी, क्या होगी, एक और क्लास होगी और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कल क्या है, कल फ्राइडे, तो कल मैं आपका टेस्ट लूंगा। ये क्लास, इससे आगे वाली क्लास से हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे, और टेस्ट में अब आपको तैयारी करके आनी है। 6 चैप्टर मैंने आके कंप्लीट करवा दिए और 7वां चैप्टर अभी आपका चल रहा है। तो जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है मैं आपको टेस्ट लूंगा, आपको अच्छे से तैयारी करके आनी है, और मैं जितने क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उनका आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसके साथ साथ आप हर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। ये क्या एक प्रैक्टिस सेशन है, यानी कि मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में रिवीजन क्लास भी हो जाएगी आपकी, सबको रिवाइज हो जाएगा शुरू से और जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको शानदार तैयारी करके आनी है, नोट्स को रिवाइज करना है। इस टेस्ट से क्या होता है, आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लीजिए। यदि किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो, या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ में आपको करना क्या है, बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर
करो ताकि एजुक्लिक हर जगह घूम सके और उसकी वीडियो हर एक जो रिक्वायरमेंट बंदा होता है, हर एक बच्चा होता है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उस तक पहुंच सके और वो आसानी से अपनी क्लासों को ले सके। ठीक है, ताकि उसको भी मजा आए पढ़ने में और वो अपनी अच्छी तैयारी कर सके। ओके, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो मिलते हैं हम कल के टेस्ट सेशन में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।